वर्जीनिया के रिचमंड शहर में एक बैंक रॉबरी हुई जिसमें दो चोर दिन के टाइम एक बैंक में घुसते हैं और कुछ ही देर में उस शहर की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम देते हैं। इस रॉबरी की प्लानिंग इन्होंने इतनी बेहतरीन की थी कि ना इसमें चोरों ने बैंक में घुसने के लिए सुरंग का रास्ता बनाया और ना ही बैंक बंद होने के बाद उन्होंने बैंक में घुसने की कोशिश की, बल्कि जब दिन में बैंक खुला हुआ था तो बैंक में दाखिल हुए और इतनी अच्छी प्लानिंग होने के बावजूद बैंक में कुछ टाइम तक गोलीबारी भी हुई जिसमें कुछ बैंक कर्मी को अपनी जान गंवानी पड़ी और वो इस बैंक रॉबरी को नाकामयाब होने से नहीं रोक पाए। रॉबर्ट्स को भी पता था कि इस बैंक में चोरी करना उनके लिए रिस्की हो सकता है क्योंकि इस बैंक से बाहर 100 मीटर की दूरी पर दो पुलिस ऑफिसर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये बैंक रॉबरी की और दो पुलिस ऑफिसर को ये पता ही नहीं चला कि दो चोर बैंक में सारा कैश निकालने की तैयारी में है। और जब तक उनको बैंक रॉबरी का पता चला वो बैंक में गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो ऑलरेडी वहां से निकल चुके थे। तो फिर कैसे दो रॉबर्ट्स ने बैंक रॉबरी की प्लानिंग बनाई और कौन से वो बैंक एम्प्लॉइज थे जो इस गोलीबारी में मारे गए और कैसे इस केस में पुलिस उन दोनों चोरों तक पहुंच पाई या नहीं, लेट्स स्टार्ट दिस केस। तारीख थी 30 जनवरी साल था 1997 जब वर्जीनिया के रिचमंड शहर में एक बैंक में सुबह के वक्त बैंक एम्प्लॉय मौजूद थे और जब ये बैंक ओपन हुआ तो सभी एम्प्लॉय कस्टमर के आने से पहले बैंक के सारे वर्क रूटीन को चेक करते हैं। और उस बैंक में जो पहले एक बैंक एम्प्लॉय थी जिसका नाम था क्रिस्टीना, जो कि बैंक कैशियर थी और उस बैंक में जाते ही कुछ पैसों की वो कैलकुलेशन करना स्टार्ट करती है। एक दूसरी एम्प्लॉय थी जिसका नाम था एलिस, जिसका काम था बैंक में आने वाले सभी कस्टमर की इंक्वायरी को सॉल्व करना और उनके बैंक अकाउंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करना। उसके बाद एक और एम्प्लॉय एरिका थी जो पहले उस बैंक में मौजूद थी और एक और एम्प्लॉय उस बैंक का सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम था रिचर्ड। अब बैंक को खुले जब 1 घंटे से ज्यादा हो गया था और सिक्योरिटी गार्ड जब उस बैंक में दाखिल हुआ तो बैंक के हर जगह को उसने चेक किया कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। तो बैंक खुलने के लगभग 1 घंटे के बाद उस बैंक के अंदर एक कस्टमर दाखिल होता है जिसका नाम था स्टीफन। वो पहले भी उस बैंक में जा चुका था और अपनी कुछ बैंक अकाउंट की इंक्वायरी के लिए वो उस वक्त उस बैंक में गया था। उस वक्त उस बैंक में कुछ कस्टमर ऑलरेडी थे। स्टीफन के इस बैंक में जाने के बाद कुछ ही टाइम के बाद दो लोग और उस बैंक में दाखिल होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को लगा कि वो भी कस्टमर है, लेकिन उसको और उस बैंक में मौजूद कस्टमर को ये भनक तक नहीं थी कि वो दोनों इस बैंक में दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम देने वाले थे। उन दोनों में से एक का नाम था लेफॉन और दूसरा का नाम था रैशी जोन्स। अब वो दोनों उस बैंक में घुस चुके थे। अब उस बैंक में ऑलरेडी कई कस्टमर हो गए थे और बैंक के सभी एम्प्लॉइज वर्क में हो गए थे बिजी। कुछ ही देर में लेफॉन काउंटर पर बैठी क्रिस्टीना की तरफ बढ़ता है और उससे बोलता है कि उसको इस बैंक में एक नया अकाउंट ओपन करवाना है। और उसके बाद क्रिस्टीना उसे जैसे ही बैंक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म ट्रोल से निकालकर उसको देती है, कुछ ही सेकंड के बाद वो अपनी जेब से एक बंदूक निकालता है और गन पॉइंट पे उसको डरा धमकाकर उसको वहीं रुकने के लिए बोलता है। ये देखकर उस बैंक की एक और एम्प्लॉय एलिस काफी डर जाती है और अचानक से चिल्लाने लगती है। अब बैंक में मौजूद सभी एम्प्लॉय और कस्टमर काफी ज्यादा डर जाते हैं और लेफोन एक गोली हवा में फायर करके जोर से कहता है कि इस बैंक में सभी लोग जहां पर है वहीं पर खड़े रहें और वहां से भागने की कोशिश ना करें वरना वो उन पर गोली चला देगा। अब उसके बाद रैशी जोन्स भी लोगों को डरा धमकाकर बैंक के सभी लोगों को जमीन पर एक जगह बैठने के लिए बोलता है। इस फायरिंग के बाद बैंक में मौजूद सभी लोग काफी डर जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। जब उस बैंक के सिक्योरिटी गार्ड रिचार्ड को खबर मिलती है तो वो बैंक के एम्प्लॉय एलिस और बैंक के कस्टमर स्टीफन को बचाने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले ही लेफोन सिक्योरिटी गार्ड पर गोली चला देता है जिससे वो गार्ड वहीं घायल होकर नीचे गिर जाता है। जिस वक्त वो दोनों चोर इस बैंक में मौजूद थे उस वक्त उस बैंक से लगभग 100 मीटर की दूरी पर दो पुलिस ऑफिसर मौजूद थे जो उस वक्त गाड़ी में बैठकर कॉफी पी रहे थे। अब क्योंकि वो बैंक उनसे ज्यादा दूर नहीं था, जब उस बैंक में दोबारा एक गोली चलती है तो वो गोली चलने की आवाज उनको सुनाई देती है और उन्हें अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो फौरन बैंक की तरफ गाड़ी से भागना शुरू करते हैं। वहां जाने के बाद उस बैंक में वो देखते हैं कि बैंक के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड स्टीफन घायल होकर वहीं गिरा पड़ा है। हालांकि स्टीफन अभी मरा नहीं था, लेकिन वो काफी घायल हो चुका था। वो दोनों पुलिस ऑफिसर उसकी हालत देखने के बाद एक पुलिस ऑफिसर वॉकी टॉकी निकालता है और उनकी हेल्प करने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को फौरन खबर कर देता है ताकि जल्द से जल्द वहां पर एम्बुलेंस पहुंच सके। अब बैंक के अंदर रैशी जोन्स को भी पता चल चुका था कि पुलिस की टीम बैंक के बाहर गाड़ी में मौजूद है और उनको लगातार वार्निंग दी जा रही है कि वो बैंक से बाहर निकल जाए। लेकिन वहीं पर बैंक के अंदर दोनों फिर दोबारा गोली चलाते हैं और वो एक बैंक एम्प्लॉय से कहते हैं कि एक बैग में उन्हें बैंक में रखा सारा कैश उस बैग में रखे और उनको दे दे। लेकिन इस बार एक चोर ने गोली चलाई तो उस गोली का शिकार बैंक की एम्प्लॉय क्रिस्टीना बन चुकी थी। क्रिस्टीना ने उनसे कहा कि उस पर वो गोली ना चलाए। उसने उसे रिक्वेस्ट की कि बैंक में सारा कैश बटोर कर उस बैंक में रखने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और उसके बाद रैशी जोन्स क्रिस्टीना की नहीं सुनता और उस पर गोली चला देता है। उस बैंक की एक और एम्प्लॉय एलिस जब देखती है कि क्रिस्टीना पर गोली चलाई गई तो वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है।
अब पुलिस ऑफिसर जो उस बैंक के बाहर पहुंच चुके थे वो भी इस गोली की आवाज़ सुनकर हाथ में पिस्तौल लेकर गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और वो जानते थे कि बैंक के अंदर चोरों के पास बहुत ज़्यादा हथियार हैं और वो बैंक को लूटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी की भी जान लेना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला था। उन्हें पता था कि कुछ टाइम के बाद वो दोनों चोर बैंक के बाहर ज़रूर निकलेंगे, इसलिए वो पहले ही हाथ में पिस्टल लेकर तैयार थे। अब स्टीफन पुलिस ऑफिसर के साथ साथ दूसरा ऑफिसर भी चौकन्ना हो जाता है। अचानक से एक गोली उनकी गाड़ी में आकर लगती है और वो दोनों पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं कि वो उन पर फायर कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों चोरों की प्लानिंग ये थी और बैंक में इन्होंने डिसाइड किया था कि रैशी जॉन्स कुछ गोलियां बाहर पुलिस की गाड़ी पर फायर करेगा ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके और लेफोन बैंक में सारा कैश बटोर एक बैग में रखना स्टार्ट करेगा। लेफोन जब सारा कैश उस बैग में रख देता है उसके बाद वो रैशी जॉन्स को आवाज लगाता है। रैशी जॉन्स जो कि इस बैंक के गेट पर खड़ा हुआ था और बाहर पुलिस पर फायर कर रहा था, वो उसकी आवाज सुनने के बाद अंदर जाता है और उसके बाद कुछ ही देर के बाद वो दोनों उस बैंक के दूसरे गेट से निकलकर किसी तरह बचकर वहां से फरार हो जाते हैं। और अब बैंक के बाहर उन दोनों पुलिस ऑफिसर को अंदाजा ही नहीं था कि वो दोनों आखिर फरार कहां से हो गए। अब वो दोनों चोर बैंक से भागने के बाद कब्रिस्तान की तरफ बढ़ते हैं और जब उन पुलिस ऑफिसर को बैंक के अंदर से गोली चलने की काफी टाइम तक आवाज नहीं आती तो एक पुलिस ऑफिसर दोबारा वॉकी टॉकी के जरिए पुलिस डिपार्टमेंट से बात करता है और कुछ और पुलिस की टीम को वहां पर पहुंचने के लिए बोलता है। अब थोड़ी देर में वहां पर कई और पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। उसके बाद वो बैंक को चारों ओर से घेर लेते हैं, लेकिन पुलिस को ये एक्शन लेने में थोड़ा टाइम लग गया जो काम उन्हें पहले करना चाहिए था। अब वो पुलिस ऑफिसर उस बैंक में दाखिल होते हैं और उस बैंक के सारे रूम को चेक किया जाता है ताकि अगर बैंक में कोई और चोर या खतरा हो तो वो पता कर सके। बैंक में सभी जगह को चेक करने के बाद मार्टी नाम के ऑफिसर की नज़र जमीन पर पड़ी क्रिस्टीना पर पड़ती है जो कि घायल होकर गोली चलने के बाद वहीं पे नीचे गिरी हुई थी और वो देखता है कि उसके शरीर में कोई हरकत नहीं है और खून काफी बह चुका था। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर देखता है कि एलिस नाम की बैंक एम्प्लॉय डेस्क के नीचे छुपी हुई थी जो काफी डरी हुई थी और उसके बाद वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि चोर बैंक से बाहर निकल चुके हैं और उसकी जान को खतरा नहीं है, तो वो ज्यादा डरे नहीं। हालांकि इस बैंक के अंदर नजारा देखकर पुलिस की टीम ये समझ चुकी थी कि ये कोई आम रॉबरी नहीं बल्कि एक शूट आउट रॉबरी है जिसमें दोनों चोरों ने बैंक में चोरी करने के दौरान कई बार गोली चलाई थी और बैंक में रखा सारा कैश है बैग में रखकर वो दूसरे रास्ते से फरार हो चुके थे। कुछ ही टाइम के बाद फोरेंसिक टीम और इन्वेस्टिगेशन टीम उस बैंक में जाती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। कोशिश की जाती है कि उन दोनों चोरों के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत मिल जाए जिससे वो उन चोरों तक जल्द से जल्द पहुंच सके और बैंक के अंदर चप्पे चप्पे को चेक करना शुरू किया जाता है ताकि इन दोनों चोरों के कहीं भी फिंगरप्रिंट उनको मिल जाए। कुछ टाइम बीतता है और इस केस में पुलिस को एक सबूत मिलता है। उस बैंक की जमीन पर गिरे हुए कुछ बुलेट्स थे जिन्हें हवा में फायर किया गया था। पुलिस ने जब उन बुलेट को चेक किया तो उनको पता था कि वो बुलेट 9mm के ऑटोमेटिक गन से चलाई गई थी। जिस तरीके से वो बुलेट जमीन पर गिरी हुई थी उससे ये लगा कि शायद गोली चलाते वक्त बंदूक फंस गई थी। पुलिस की टीम उन बुलेट्स को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है और उसके कुछ ही टाइम के बाद वही एक पुलिस ऑफिसर की नज़र बैंक के कैशियर डेस्क के पीछे जहाँ पर एक बैग रखा हुआ था। अचानक इस बैग को देखने के बाद एक पुलिस ऑफिसर बैग को खोलता है और उसको कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं। इस बैग में एक माचिस की डिब्बी और एक ग्रीन कलर का टेबल कलर और चारकोट की फ्लूट बॉटल दिखाई देती है और एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स। अब जैसे ये सामान पुलिस को मिलता है तो पुलिस की टीम को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वो दोनों चोर रॉबरी को अंजाम देने के बाद अगर पुलिस की टीम उस बैंक तक नहीं पहुंचती तो बैंक के अंदर वो सभी एम्प्लॉय और कस्टमर को मार देते और बैंक को आग लगाकर वहां से भाग जाते ताकि उनके खिलाफ पुलिस की टीम का कोई सबूत न मिले। लेकिन ऐसा होता नहीं है और उनको टाइमिंग से पहले ही उस बैंक से निकलना पड़ता है। पुलिस को उस बैंक के अंदर से चोरों के जूते के निशान मिलते हैं जिन फुटप्रिंट के निशान को रिकॉर्ड में वो दर्ज कर लेते हैं ताकि बाद में सस्पेक्ट की फुटप्रिंट से उसको मैच किया जा सके। पुलिस की कोशिश थी कि वो इस केस में छोटे से छोटे सबूत को भी ढूंढे ताकि उनकी मदद से चोरों के खिलाफ कोई सुराग मिले और वो पता लगा सके कि आखिर वो दोनों चोर है कहां पर और आखिर कैसे बैंक के सारे रूट का उन्हें ऑलरेडी पता था जिस वजह से वो उन दोनों पुलिस ऑफिसर को चकमा देकर वहां से भाग गए थे। तो पुलिस की कोशिश यही थी कि वो दोनों के खिलाफ एक स्ट्रांग केस बनाए और इस केस में सबूत ढूंढे ताकि इन दोनों चोरों को कड़ी से कड़ी सजा हो क्योंकि इन्होंने बैंक में फायरिंग की थी जिसमें बैंक का एक सिक्योरिटी गार्ड और कस्टमर घायल हुए थे और बैंक के एम्प्लॉय क्रिस्टीना मर चुकी थी। पुलिस की टीम इस रॉबरी की घटना को एफबीआई के सीनियर ऑफिसर को बताती है और उसके बाद वो ऑफिसर डिसाइड कर लेता है कि वो उस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा और पुलिस की मदद करेगा सबूत ढूंढने में। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बैंक में जो 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको चेक किया जाता है, लेकिन जैसे ही उस डेट की रिकॉर्डिंग को चेक किया गया तो उसमें एरर आ जाता है।
शायद उन चोरों को पहले से ही पता था कि बैंक में कहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उन्होंने बैंक में जाने के बाद ही उन कैमरे को डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे वो कैमरे सही से काम नहीं कर रहे थे और पता नहीं लग रहा था कि डेट कौन सी और टाइम कौन सा था जब वो बैंक में दाखिल हुए थे और वहां से बाहर निकले थे। अचानक से पुलिस की टीम को एक खबर मिलती है और वो खबर ये थी कि उस बैंक से कुछ ही दूरी पर एक घर था जिस घर में चोरी करने की कोशिश की गई थी, जिसमें चोरी के दौरान कैश और कुछ कीमती सामान चुराया गया था और ये घर उसी रास्ते पर पड़ता था जहां से होते लेफॉन और रशी जॉन्स बैंक से निकलकर उस जगह भागे थे। पुलिस की टीम इस केस में कुछ गवाह से पूछताछ करने की कोशिश करती है जो कि बैंक में उस वक्त मौजूद थे, लेकिन इससे पुलिस को कोई भी जानकारी नहीं मिलती क्योंकि जब भी वो सभी गवाहों से पूछताछ करने की कोशिश करते तो वो ढंग से पुलिस को बात नहीं बता पाते, क्योंकि जब अचानक से वो दोनों चोर इस बैंक में दाखिल हुए और उन्होंने फायरिंग शुरू की तो वो इतने ज्यादा डर गए थे, इतने ज्यादा शॉक में थे कि वो किसी भी बात को डिटेल में नहीं बता पा रहे थे। इसलिए पुलिस की टीम हॉस्पिटल जाती है और उन विक्टिम से पूछताछ करना स्टार्ट करती है जो उस वक्त उस बैंक में मौजूद थे और गोली चलने की वजह से घायल हो गए थे। कुछ विक्टिम से पूछताछ करने के बाद हॉस्पिटल स्टाफ से पुलिस को पता चलता है बैंक एम्प्लॉय एलिस का ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी वो काफी शॉक में है, इसलिए उस टाइम उससे पूछताछ को ना करे। पुलिस को पता चलता है कि बैंक में सबसे पहले जो कस्टमर गया था वो था स्टीफन, वो भी फायरिंग में घायल हुआ था। स्टीफन उस बैंक का बहुत पुराना कस्टमर था और कई बार वो पहले भी बैंक जा चुका था। हालांकि जब बैंक में फायरिंग हुई थी तो एक गोली उसके कंधे पे लगी थी, लेकिन जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो वो इतनी अच्छी तरह पुलिस को बता नहीं पाया इस केस में। अब काफी दिन बीत चुके थे और पुलिस के लिए ये केस अब चैलेंज बन चुका था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। तभी पुलिस की टीम डिसाइड करती है कि इस केस के लिए अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाएगी और अलग अलग तरीके से इस केस की जांच की जाएगी। अब पुलिस की टीम इस केस की जांच तो कर रही थी, तभी पुलिस की टीम एक और रॉबरी केस के लिए उस घर में पूछताछ के लिए जाती है जो घर उसी रास्ते पर पड़ता था और उसी बैंक से कुछ ही दूरी पर था और उस बैंक में होने वाली रॉबरी के कुछ ही टाइम के बाद उस घर में चोरी हुई थी। उस घर में जो एक लेडीज रहती थी पुलिस को बताती है कि उसके घर के जो दरवाजे हैं उनको जबरदस्ती खोला गया था और चोर घर के अंदर दाखिल हुए तो घर में रखे गोल्ड और कीमती सामान और कैश लेकर वहां से भाग गए थे। वो पुलिस को ये भी बताती है कि जिस वक्त घर में चोरी हुई थी उस वक्त वो घर में नहीं थी बल्कि वो घर से बाहर गई हुई थी। पुलिस की टीम उस घर के अंदर जाकर चेक करती है तो पुलिस को पता चलता है कि उस घर की सीलिंग पर एक गड्ढा बना हुआ था। उसके बाद पुलिस को शक होने लगता है कि ये वही दोनों चोर हैं जो बैंक लूटने के बाद उस घर में जाकर उस सीलिंग में छुप गए थे और मौका मिलने पर उन्होंने घर में चोरी की और कुछ ही देर में वो घर से फरार हो गए। पुलिस जब उस घर में रहने वाली लेडी और उसके पति से पूछताछ करती है तो हर बार पूछताछ करने पर पुलिस की टीम को लगता है कि उस लेडीज का पति थोड़ा नर्वस है, क्योंकि जब भी वो उस केस की रिगार्डिंग उससे पूछताछ करती है तो पुलिस एक बात नोटिस करती है कि हर बार पूछताछ करने के दौरान उसके पति के चेहरे पर एक नर्वसनेस रहती थी। उसके बाद पुलिस की टीम ये सोचने पर मजबूर होगी कि कहीं इस बैंक रॉबरी की प्लानिंग में उसका तो कोई रोल नहीं है। हालांकि पुलिस की टीम उसके पति को यह अंदाजा नहीं होने देती, वो भी अब पुलिस के लिए सस्पेक्ट है। अब इस केस में पुलिस की टीम दोबारा उन सबूतों को एक एक करके चेक करना स्टार्ट करती है जो क्राइम सीन से उन्होंने इकट्ठा किए थे और अब ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि उस दिन चोरी के टाइम उस बैंक में टोटल कितने लोग मौजूद थे। पुलिस को पता चला कि उस वक्त बैंक में 3 एम्प्लॉय, एक सिक्योरिटी गार्ड और कुछ कस्टमर थे। कुछ टाइम के बाद उस बैंक में वही 2 चोर दाखिल होते हैं। उसके बाद एक चोर सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाता है। उसके बाद एक दूसरा चोर फौरन पिस्टल हाथ में लेकर हवा में फायर करता है और कैश काउंटर की तरफ बढ़ जाता है। इस केस में स्टार्टिंग में पुलिस को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर 2 लोग हथियार लेकर उस बैंक में दाखिल हो जाते हैं और वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को पता नहीं चलता, जबकि खुद उसके हाथ में बंदूक थी। लेकिन जब पुलिस ने उस बैंक के कुछ सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तब पुलिस को पता चला कि वो दोनों उस बैंक में दाखिल हुए थे। तो उनमें से एक ने सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटकाया और उसके सर पर बंदूक तान दी। दूसरे ने भी हाथ में पिस्तौल लेकर गन पॉइंट पर कैशियर को डरा धमकाकर बैंक में सारा कैश लूट लिया और वहां से फरार हो गए। बैंक की दीवार पर बंदूक की गोली के निशान बन गए थे, जिससे पुलिस को लगा कि वो लोग बैंक लूटने के बाद बैंक के सभी लोगों को मारना चाहते थे। और क्राइम सीन से लिए गए कुछ फोटोज के अकॉर्डिंग पुलिस को अंदाजा हुआ कि दोनों चोरों के पास अलग अलग बंदूक थी। एक बंदूक थी स्टैंडर्ड पिस्टल और दूसरी थी एक मशीन गन। उस बैंक में जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको डराने धमकाने के बाद भी जब वो अपनी जगह पर खड़ा नहीं रहा और उसने कहीं और जाने की कोशिश की तो सबसे पहले उस पर पिस्टल गन से ही चलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन जब वो जाम हो गई जिस वजह से उस पर AR-15 मशीन गन चलाई गई थी। कुछ टाइम के बाद इस केस में एक विटनेस पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है और पुलिस को इस केस में नई जानकारी देता है। बैंक रॉबरी के दौरान इस बैंक में जो कस्टमर मौजूद थे तो उनमें से एक कस्टमर ने बैंक से भागने की कोशिश की थी, लेकिन एक चोर ने उसको पकड़ लिया और उसके कंधे पर गोली चला दी। जिस शख्स पर गोली चलाई थी वो कोई और नहीं बल्कि स्टीफन था और उस बैंक का बहुत पुराना कस्टमर था जो कई बार उस बैंक में जा चुका था।
उसने पुलिस को ये भी बताया उस बैंक में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उन चोरों की तरफ से एक के बाद एक फायरिंग जब हो रही थी तो दो गोली एक कंधे पे और एक टांग पर उसकी लगी थी, जिससे वो सिक्योरिटी गार्ड घायल हो गया। और उसके घायल होने के बाद एक चोर ने एक बैग में बैंक में रखा सारा कैश रखना शुरू किया। वहीं दूसरा चोर बैंक के बाहर मौजूद पुलिस ऑफिसर का ध्यान भटकाकर उन पर फायरिंग करने लगता है, और जैसे ही बैग में बैंक का सारा कैश रख लिया जाता है उसके बाद वो दूसरा चोर बैंक के अंदर जाता है और फिर वो दोनों बैंक के दूसरे रास्ते से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी दौरान वो सिक्योरिटी गार्ड दोबारा उसको रोकने की कोशिश करता है और उन पर गोली चलाने की कोशिश करता है। तभी इन दोनों चोरों को गुस्सा आ जाता है और वो सिक्योरिटी गार्ड के सर पर गोली चला देते हैं, और उसके बाद वो दोनों बैंक के दूसरे रास्ते से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस को ये तो पता चल गया था कि वो दोनों उस बैंक से पैसे लूटने के बाद वहां से फरार होने से पहले बैंक के सभी लोगों को मारना चाहते थे, जिससे कोई भी गवाह ना बचे और उनके पकड़े जाने की चांस कम हो। उस बैंक पे मिले एक बैग के अंदर जब पुलिस को एक फ्लूइड मिला था, उससे पुलिस को यह भी अंदाजा हो गया कि वो दोनों बैंक में चोरी करने के बाद उस बैंक को आग लगाने वाले थे, जिससे पता चला कि वो दोनों चोर बहुत खतरनाक थे और चोरी की प्लानिंग किसी भी शख्स की जान भी ले सकते थे। इसलिए पुलिस के लिए चैलेंज था कि इससे पहले कि वो कोई और बैंक रॉबरी को अंजाम दें, उससे पहले उनके ठिकाने को पुलिस को पता लगाना था और जल्द से जल्द उनको इस केस में उनको अरेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान बैंक में जो कुछ बुलेट्स मिली थी जमीन पर, उनके जरिए बंदूक का पता चलता है जो रॉबरी में इस्तेमाल की गई थी, और उसके बाद पता चलता है एरिक नाम के शख्स का, जिसने हथियार को एक शॉप से खरीदा था। पूछताछ करने के बाद अब पुलिस की टीम एरिक को अरेस्ट करती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाकर उसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। स्टार्टिंग में तो वो मना करता है कि उसका इस बैंक रॉबरी में कोई रोल नहीं है और उसने शॉप से पिस्तौल खरीदी थी, लेकिन उनका इस्तेमाल बैंक रॉबरी के दौरान नहीं किया गया था। लेकिन जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और पुलिस को उसके खिलाफ कई सबूत मिलते हैं तो ज्यादा दिनों तक एरिक झूठ नहीं बोल पाता और उसके बाद वो पुलिस के साथ कॉर्पोरेट करने के लिए तैयार हो जाता है। तो एक हफ्ते जेल में रहने के बाद एरिक से दोबारा पूछताछ होती है और उसके बाद पूछताछ में एरिक पुलिस को इस केस में वो जानकारी देता है जिससे इस केस को सॉल्व करने में पुलिस के लिए अब ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली थी। उस रॉबरी में इस्तेमाल होने वाले हथियार को उसने खरीदा था और उन हथियार को खरीदने के बाद लेफन और रैशी जोन्स को उसने दे दिया। अब इस केस में एक नया मोड़ आता है और पुलिस को अब ये पता चल चुका था कि वो दो लोग कौन थे जिन्होंने इस बैंक रॉबरी को अंजाम दिया था। पुलिस की टीम उन दोनों को ढूंढने के लिए जल्द से जल्द कोशिश करती है और इन दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक किया तो पता चला कि उनका पहले भी क्राइम रिकॉर्ड रह चुका था। जहां पर लेफॉन के खिलाफ कई मारपीट के मामले दर्ज थे, वहीं रैशी जोन्स के खिलाफ कई छोटी मोटी चोरी के मुकदमे दर्ज थे और उसने कई बार शॉप से पैसे चुराने की कोशिश की थी। पुलिस को पता था कि ये दोनों चोर बहुत ही शातिर हैं और चोरी को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये चोरी की प्लानिंग बनाते वक्त किसी भी शख्स को जान से मारना पड़े तो उसको जान से मार भी देते थे। अब क्योंकि इस रॉबरी में इस्तेमाल किए गए हथियार सब चोरी के थे, इसलिए एरिक, लेफॉन और रैशी जोन्स के खिलाफ पुलिस की टीम चार्जशीट दाखिल करती है। लेकिन वहीं पर पुलिस को यह भी पता था कि जल्द से जल्द उन्हें लेफॉन और रैशी जोन्स तक पहुंचना पड़ेगा, इससे पहले वो कहीं और बैंक रॉबरी को अंजाम दें, क्योंकि ना सिर्फ वो वहां पर कैश चोरी करेंगे बल्कि किसी की जान को भी खतरा हो सकता है। भले ही पुलिस ने एरिक को अरेस्ट कर लिया था और वो इस केस में एक इम्पोर्टेंट गवाह था, लेकिन फिर भी पुलिस इन दोनों चोरों के खिलाफ अभी कई और सबूत जुटाने की कोशिश करती है, जिससे केस काफी स्ट्रांग बन सके और कोर्ट ने प्रूव किया जा सके कि इन्होंने इस बैंक रॉबरी की थी और सजा मिलने के बाद उनको बेल ना मिले और वो कुछ टाइम के लिए भी जेल से बाहर ना निकल सके। इस केस में दिन काफी बीतते जा रहे थे, लेकिन लेफॉन और रैशी जोन्स के ठिकाने का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसी वजह से एरिक से पूछताछ की जाती है कि अगर वो जानता है कि वो दोनों कहाँ पर है तो वो पुलिस को बता दे, लेकिन काफी टॉर्चर के बाद भी उसने नहीं बताया कि वो है कहाँ पर, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि बैंक में चोरी करने के बाद वो कहाँ पर चले गए और उस वक्त वो कहाँ पर मौजूद है। अब पुलिस की टीम डिसाइड करती है कि वो दोनों चोरों को एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहले लिफोन जिस पुराने एरिया में जहाँ रहता था उस एरिया में जाने के बाद वहां पर निगरानी रखी जाती है, इसी उम्मीद में कि उस वक्त वो वहां पर नहीं है, लेकिन शायद वो कभी वहां पर पहुंच जाए और उसी वक्त वो उसको अरेस्ट कर ले। निगरानी बनाए रखे कुछ दिन बीते ही थे कि दोनों पुलिस ऑफिसर जिसको निगरानी रखने के लिए कहा गया था वो देखते हैं कि उसी एरिया में लेफोन रोड पर खड़ा हुआ था और कुछ ही देर में बस में चढ़ जाता है। उसके बाद फौरन वो दोनों पुलिस ऑफिसर बाकी पुलिस डिपार्टमेंट को खबर करते हैं और उसके बाद पुलिस की गाड़ी उस बस का पीछा करती है जो कुछ ही वक्त पहले उस एरिया से निकली थी। अब जैसे ही वो बस अगले स्टॉप पर रुकती है और अगले स्टॉप पर लेफोन बस से नीचे उतरता है तो पुलिस की टीम फौरन उसको अरेस्ट कर लेती है और उसको हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे पूछताछ की जाती है। उसके बाद लेफोन इस केस की कहानी पुलिस को बताता है कि कैसे इन्होंने इस बैंक रॉबरी की प्लानिंग बनाई थी और बैंक रॉबरी करने के बाद वो कहाँ चले गए थे, और उसकी बताई हुई जगह के अकॉर्डिंग उस वक्त वो जहाँ पर रह रहा था पुलिस उसके घर पर पहुंचती है और उसके घर की तलाशी लेती है।
जहां पर पुलिस को वही हथियार मिलते हैं जिन हथियार को लेकर वो बैंक गए थे, और वो कपड़े भी मिल जाते हैं जो उस वक्त उन्होंने बैंक रॉबरी वाले दिन पहने थे। अब लिवॉन इस केस में अरेस्ट हो चुका था और अब पुलिस का आखिरी काम ये था कि वो जल्द से जल्द रैशी जोन्स के ठिकाने का पता लगाकर उसे भी अरेस्ट कर ले। हालांकि पुलिस ने लेफोन से पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश की थी कि आखिर रैशी जोन्स है कहाँ पर, लेकिन लेफोन ने पुलिस को ये बताया कि बैंक में चोरी करने के बाद अपना हिस्सा लेने के बाद वो कहाँ चला गया उसको पता नहीं। और कई टाइम तक पूछताछ करने के बाद अब पुलिस को भी अंदाजा हो गया था कि वाकई में लेफोन को पता नहीं है कि उस वक्त रैशी जोन्स कहाँ पर है, वरना वो पुलिस को बता देता और उसकी बताई हुई जगह के अकॉर्डिंग अगर वो वहां पे मिल जाता तो शायद उसकी सजा कम हो जाती, और ये बात लेफोन जानता था। हालांकि अब पुलिस को ये तो पता नहीं चलता कि रैशी जोन्स कहाँ पर है, लेकिन लिफॉन ने रैशी जोन्स की फोटो पुलिस को दे दी थी और इसी फोटो का इस्तेमाल करते हुए पुलिस अपने खबरियों को ऑर्डर देती है कि इस फोटो में जो शख्स है उसको जल्द से जल्द ढूंढने की कोशिश की जाए, और उसके बाद बड़े पैमाने पर ढूंढने की कोशिश की जाती है उसको। लिफॉन के अरेस्ट होने के लगभग एक हफ्ते के बाद ही इन्वेस्टिगेशन टीम पुलिस को एक खबर देती है कि रैशी जोन्स उस बैंक से चुराए हुए पैसे का इस्तेमाल अलग अलग दुकान में कर रहा है जिस पर बैंक का साइन था। अब पुलिस को ये अंदाजा हो जाता है कि रैशी जोन्स उस एरिया में है और इसी वजह से वो पूरे एरिया को ब्लॉक कर देते हैं ताकि इसको शहर से बाहर भागने का मौका ही ना मिले। पुलिस को पता था कि अगर इस केस में इन्होंने रैशी जोन्स को अरेस्ट कर लिया तो ये केस सॉल्व हो जाएगा और फिर ये केस बंद हो जाएगा, इसलिए उनको जल्द से जल्द रैशी जोन्स के ठिकाने का पता लगाना था। अब कई सारी पुलिस की टीम उस एरिया के ज्यादातर शॉप के बाहर निगरानी बनाए रखती है, इसी उम्मीद में कि रैशी जोन्स किसी भी दुकान पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे और ये पता लगते ही वो वहां जाकर तुरंत उसको अरेस्ट कर ले। कुछ टाइम के बाद अचानक पुलिस को इस केस में खबर मिलती है कि रैशी जॉन जो उस एरिया के एक बिल्डिंग के एक फ्लैट में रह रहा है जो कि एक सुनसान इलाके में बना हुआ था, लेकिन अचानक अरेस्ट करने के लिए अगर वो वहां पहुंचेंगे तो हो सकता है कि वो पहले ही चौकन्ना हो जाए और वहां से पहले ही भागने की कोशिश करे। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि वो बिल्डिंग से बाहर कब निकलता है और आखिर उसका डे रूटीन है क्या, और पुलिस की टीम को भी ये ऑर्डर दिया जाता है कि वो हर वक्त चौकन्ना रहे क्योंकि काफी दिनों के बाद उनको रैशी जॉन्स के ठिकाने का पता लगा था और वो नहीं चाहते थे कि कुछ गड़बड़ हो। जब सीनियर ऑफिसर को ये बताया गया कि वो खबर पक्की है कि रैशी जोन्स उस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में ही रह रहा है और बैंक से चुराए हुए नोटों का चलाने के लिए वो उस अपार्टमेंट से बाहर निकलकर शॉप में भी जाता है, तो फिर उस सीनियर ऑफिसर ने स्वैट टीम के साथ उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया और चुपचाप से उस बिल्डिंग के अंदर घुसकर अपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इस बात का ध्यान रखा जा रहा था कि बहुत खामोशी से वो आगे बढ़े क्योंकि उन्हें पता था कि रैशी जोन्स के पास हथियार है और शक होने पर वो उन पर फायर कर सकता है। उस अपार्टमेंट के गेट तक पहुंचने के बाद अब सीनियर ऑफिसर बाहर से गेट के दरवाजे को खटखटाता है और रैशी जोन्स को बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन कुछ मिनट के बाद भी रैशी जोन्स जब गेट नहीं खोलता फिर वो सीनियर ऑफिसर स्वैट टीम को ये ऑर्डर देता है कि वो दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो जाए। उसके बाद जब गेट तोड़कर सभी लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक कमरे में बैठा हुआ था और उसके हाथ में कोई हथियार नहीं था और बिना उसने कुछ कहे बिना वहां से भागने की कोशिश करे, क्योंकि उसे भी पता था कि भागने का कोई रास्ता है नहीं, तो वो सरेंडर कर देता है। अब रैशी जोन्स के खिलाफ उसके अपार्टमेंट में सबूत ढूंढने की कोशिश की जाती है और उस फ्लैट में उसके फुटप्रिंट मिल जाते हैं और उसके बाद उन फुटप्रिंट को उन फुटप्रिंट से मैच करने की कोशिश की जाती है जो निशान पुलिस की टीम को उस बैंक से मिले थे, और बाद में वो दोनों फुटप्रिंट मैच कर जाते हैं, यानी कि रैशी जोन्स भी इस बैंक रॉबरी में शामिल था और उसके खिलाफ ये एक बहुत बड़ा सबूत था और इस केस को स्ट्रॉन्ग करने में और बाद में उसे कड़ी सजा दिलवाने में। हालांकि अब इस केस में पुलिस के पास उन दोनों के खिलाफ सबूत तो थे, लेकिन गवाह को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही थी जिस वजह से वो लीगल प्रोसेस ढंग से कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब वो दोनों चोर बैंक के अंदर सारे पैसे लूट कर वहाँ बैग में रख रहे थे तो ज्यादातर कस्टमर डर की वजह से जमीन पर उल्टा लेटे हुए थे और कुछ बैंक एम्प्लॉय डेस्क के नीचे छुपे हुए थे, तो किसी ने भी ढंग से उनका चेहरा देखा नहीं था। अब पुलिस की कोशिश यही थी कि वो इस केस में कोई गवाह ढूंढे जो कोर्ट में दोनों चोरों को पहचान सके ताकि इस केस को और मजबूत बनाया जा सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तभी पुलिस की टीम डिसाइड करती है कि एरिक जो इलीगल तरीके से हथियार खरीदकर जिसने दोनों चोर को दिए थे, जिन हथियार का इस्तेमाल बैंक रॉबरी के दौरान किया गया था, वो उसी को ही गवाह के तौर पर कोर्ट में ले जाए और उसकी गवाही से सब कुछ सही हो जाएगा और उसके कॉर्पोरेट करने की वजह से शायद उसकी सजा को भी थोड़ा कम कर दिया जाए। हालांकि जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो एरिक पलट गया, उसने मना कर दिया कि इन दोनों चोरों को हथियार खरीदकर उसने नहीं दिए थे। हालांकि कोर्ट में पुलिस के वकील ने यह साबित कर दिया कि वो बैंक रॉबरी में शामिल है और उसी ने इलीगल तरीके से हथियार खरीदकर उन दोनों को दिए थे। पुलिस ने हर सबूत की जांच काफी अच्छे से की थी और जब बुलेट को चेक किया गया था जो उस बैंक के अंदर से मिली थी, जो एरिक ने खरीद कर उनको दी थी, और वो फुटप्रिंट जो बैंक के अंदर से मिले थे वो फुटप्रिंट भी मैच हो गए थे और वो कपड़े भी बरामद हो गए थे जो उन दोनों ने बैंक रॉबरी वाले दिन पहने थे। कोर्ट में वकील ने दोनों पुलिस ऑफिसर को भी गवाही देने के लिए कहा जो पुलिस ऑफिसर उस बैंक से कुछ ही दूरी पर थे और गोली की आवाज सुनने के बाद वो तेजी से बैंक की तरफ गए थे। पुलिस ऑफिसर ने कोर्ट में बताया कि कैसे वो दोनों चोर एक के बाद एक बैंक में गोली चला रहे थे
कुछ गोलियां उन्होंने हवा में चलाई थी और कुछ गोलियां वहां पर मौजूद बैंक एम्प्लॉय और कस्टमर को भी लगी थी, जिससे 2 लोग क्रिस्टीना और वहां पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड मारे गए और कुछ लोग घायल भी हो गए थे। उसके बाद जब कुछ और सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया जिसमें लिफोन एक शॉप गया था और वहां चोरी किए गए कैश को चला रहा था। ये वही कैश था जो लिफोन ने बैंक से चोरी किया था और उस नोट में जो बैंक की एक मोहर लगी हुई थी, जिससे बाद में पुलिस को पता चल गया कि वो सारे नोट पहले उसी बैंक में रखे हुए थे। कुछ टाइम के बाद ये केस उस टाइम काफी पॉपुलर हो गया। हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर ये खबर छप चुकी थी और हर न्यूज मीडिया चैनल पर ये खबर चलाई जाने लगी थी। और लोगों को भी जब इस बैंक रॉबरी का पता चला तो वो भी काफी गुस्से में थे, क्योंकि ना सिर्फ उन दोनों चोरों ने इस बैंक से पैसे लूटने की कोशिश की थी, बल्कि बैंक के कस्टमर और एम्प्लॉय पर गोली भी चलाई थी, जिससे कई लोग घायल हुए थे। तो लोग चाहते थे कि जल्द से जल्द उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। और कोर्ट में पेश किए गए सारे सबूत बहुत पुख्ता थे और इसी तरीके से उन्हें पेश किया गया था कि ये कोई भी नहीं कह सकता था कि एरिक और लेफोन और रैशी जोन्स इस बैंक रॉबरी में शामिल नहीं थे। और लेफोन ने इस बैंक रॉबरी की सबसे पहले प्लानिंग बनाई थी। जिस बैंक रॉबरी की प्लानिंग बनाने के बाद उसे अंजाम देने के दौरान कुछ लोग घायल हो गए और 2 लोग मर भी गए थे। उन विक्टिम की फैमिली की यही मांग थी जो उस बैंक रॉबरी में घायल हुए थे कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दे, क्योंकि इस घटना से वो काफी ज्यादा शॉक में थे। और उसके बाद कोर्ट ने भी उनको मर्डर और बैंक रॉबरी का मामला दर्ज करते हुए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। और कोर्ट ने यह भी ऑर्डर दिया कि स्टार्टिंग के 5 साल उनको लगातार जेल में रहना पड़ेगा और वो पैरोल पर भी कुछ टाइम के लिए बाहर नहीं आएंगे। तो ये थी स्टोरी वर्जीनिया में हुई एक हैरत अंगेज बैंक रॉबरी की। तो आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना और इस वीडियो को लाइक करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।